सेकेंड ईयर AHDP में स्वागत सभी का। और सेकेंड ईयर AHDP में आज जो है मेडिसिन में मेटाबॉलिक डिजीज़ आज हम पढ़ेंगे। उपापचयिक बीमारियां, मेटाबॉलिक डिजीजेस। और ये अगर आपने 5-4 बीमारियां हैं, इनको अच्छी तरह समझ लिया तो आप एक LS ही नहीं, आप फील्ड में इनके मास्टर बन जाओगे और डॉक्टर कहलाओगे। क्योंकि फील्ड में यही 5-7 बीमारियां हैं जो जनरली आपको देखने में मिलेंगी, खास तौर से जो विशेष बीमारियां रूटीन में आएंगी आपके पास बार बार। तो जिसमें सबसे पहला है मिल्क फीवर। तो ये वेटरनरी डिपार्टमेंट की जानी पहचानी बीमारी कहलाती है, जिसमें आपको जो है भगवान का दर्जा दिला देती है। और ये सच्चाई है, फील्ड में हमने देखा है। कभी डॉक्टर जी तो हमारे घर भगवान ही आ गया, हमारी भैंस बच गई, मरीड़ी पड़ी, यानी कि ख़त्म हो चुकी थी। था उसमें कुछ भी नहीं और बहुत कुछ भी था। उनके लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अगर आप नॉलेज रखते हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं था। और एक आपने सिर्फ ट्रीटमेंट दिया और वो गुणगान गाने लग गए, तो ये वेटरनरी डिपार्टमेंट की शान भी बनती। तो ये मिल्क फीवर। सिनोनिम्स, और भी नाम हैं इसके। सिनोनिम्स क्या क्या हैं? हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी। पार्चुरिएंट एपोप्लेक्सी, बेवाणे के बाद, पार्चुरेशन के बाद अवस्था। काविंग पैरालिसिस, काविंग पैरालिसिस। इसका मतलब ये होता है कि पशु ब्याने के बाद बैठ जाता है, उठ नहीं पाता, तो लोग कहते हैं कि वो लकवो हो गया। ही नहीं, पार्चुरिएंट पैरालिसिस एक ही बात है। पोस्ट पार्टम पैरालिसिस, ब्याने के बाद में। ड्रॉपिंग आफ्टर काविंग, ब्याने के बाद में बैठ जाना या गिर जाना। यह रोग मुख्य रूप से ब्याने के तुरंत बाद कुछ दिन पूर्व खून में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ब्याने के बाद में कैल्शियम का दूध के साथ अधिक मात्रा में निकल जाने के कारण खून में तथा ऊतकों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और ये रोग हो जाता है। इटियोलॉजी, ये इम्पॉर्टेंट है अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो। डिसफंक्शनिंग ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड काम नहीं करती अच्छी तरह से तो ये रोग हो जाता है। कैसे होता है ये देखें। पशु के शरीर में 2 पैराथायरॉयड ग्रंथियां गर्दन के पास होती हैं तथा यह पैराथ्रोमोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। पैराथार्मोन या पैराथ्रोमोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन बोन कैल्शियम को ब्लड कैल्शियम में बदलता है, या यूं कह दो कि बोन के कैल्शियम को खून में भेजता है ताकि खून में कैल्शियम का लेवल बना रहे। लेकिन किन्हीं कारणों से जब एक स्राव में व्यवधान पड़ता है तो ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। बोन से कैल्शियम ब्लड में नहीं गया और आपने जो था वो दूध के जरिए बाहर निकाल दिया। कोलेस्ट्रम के साथ साधारण दूध की अपेक्षाकृत अधिक कैल्शियम का निकल जाना, इसमें खून से 12 गुना अधिक कैल्शियम होता है।
कोलेस्ट्रम कहते हैं ना, ब्याने के बाद में ज़्यादा खीस ज़्यादा काट दियो, या कहते हैं सारा खीस निकाल दिया, निचोड़ दी गाय ने, ये बोलते हैं। जेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल, पशु को अंतिम गर्भकाल के तिमाही में मिनरल्स मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का कम मिलना भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि माँ के पेट में बच्चे की वृद्धि व दांत आदि बनने हेतु तो अधिक कैल्शियम, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो प्रेग्नेंट गाय है उसमें आप मिनरल मिक्सचर भरपूर मात्रा में लगातार उसको देते रहें। एज फैक्टर, पशु जब वृद्ध हो जाता है तो हड्डियाँ कठोर हो जाती हैं तथा हड्डियों में भंडारित कैल्शियम खून में उपलब्ध नहीं हो पाता। तनाव, स्ट्रेस, पशु को यदि आप रेल या ट्रक के माध्यम से अधिक दूरी पर स्थानांतरित करते हैं तो पशु तनाव में आ जाता है और खून में उपलब्ध कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए इसे ट्रांजिट टिटनी भी कहते हैं। ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, तो ट्रांसपोर्ट के दौरान जो अकड़न आई, टिटनी टाइप जो हुआ, अकड़न आई, वो ट्रांजिट टिटनी के नाम से इसीलिए इसको जानते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का अनुपात गड़बड़ाने में भी खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब इसके सिम्टम, तो ये जानवर बैठा हुआ है, ये डायग्राम देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये जो आप इसकी पोजीशन देख रहे हैं, गर्दन एक तरफ यूं बैक साइड टिल्ड की हुई है। इस डायग्राम में आप देखोगे, जब आप इसको पढ़ोगे, लेक्चर को सुनोगे, तो ये साथ साथ आप चलते रहोगे, तो ये इसकी खास पोस्चर है, इसका खास बैठने का तरीका। मुख्य रूप से यह बीमारी पशु के ब्याने के 12 से 72 घंटे के भीतर होती है। पशु में निम्न प्रकार के लक्षण आते हैं। एक्साइटमेंट, उत्तेजना आती है। पशु में टिटनस, धनुष्मान नामक बीमारी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आंशिक लकवा, इन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, मतलब यूँ हिल डुल के चलना, कोऑर्डिनेशन ना होना, आगे वाले पैरों में पीछे वाले का पहले पीछे वालों का अगले के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होना, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, लड़खड़ा के चलना, दांतों का किटकिटाना, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, मुंह में झाग का आना, पीछे के पैरों की मांसपेशियों का फड़कना, ट्विचिंग, शरीर का तापमान सामान्य अथवा हल्का कम या बढ़ जाना, सिर को इधर उधर हिलाना, संभाल नहीं पाएगा जानवर, तो ये गर्दन ये इधर रखी हुई है, तो इसका ही नतीजा है। अगर दूसरी साइड में ले जाओगे तो वो यूँ उधर टिल्ड हो जाएगी, इधर टिल्ड हो जाएगी। लेकिन इसमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बाहर नहीं आती, जो इसमें आती है, टिटनस में आती है। अंडरलाइन कर लेना, टिटनस में ये थर्ड आईलिड बाहर आ जाती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन थर्ड आईलिड के रूप में। ये इसके थे एक्साइटमेंट के जो लक्षण हैं। ए में अब आते हैं, बी में रिकम्बेंसी, स्टर्नल रिकम्बेंसी। तो ये क्या करेगा जानवर, ये दूसरे डायग्राम में बिल्कुल इन्होंने ये स्टर्नल रिकम्बेंसी, लेटरल रिकम्बेंसी होती है यूँ एक साइड में लेट जाना, और स्टर्नल रिकम्बेंसी होती है स्टर्नम पे बैठ जाना, स्टर्नम, ना ये इधर होना ना इधर होना, पूरा उसी तरह से उसके ऊपर बैठ जाना। तो पशु लेटने के बजाय सीने पर, स्टर्नम पर बैठता है, अपनी गर्दन पीछे की तरफ फ्लैग की ओर मोड़कर निडाल सा बैठा रहता है, अर्थात एस के आकार की आकृति बनाता है।
एस के आकार की आकृति बनाता है। इसे लेटरल किंक भी कहते हैं, लेटरल किंक, अंडरलाइन, लेटरल किंक भी कहते हैं। थूथन, मजल सूख जाती है, शरीर का तापमान सामान्य से कुछ कम, सब नॉर्मल हो जाता है। पशु खड़ा नहीं रह पाता, लड़खड़ा कर गिर जाता है। आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं अर्थात चौड़ी हो जाती हैं और पशु को कब्ज जो है वो हो जाता है। सी, अब लेटरल रिकम्बेंस, एक साइड में लेट जाना, अगर वो लेट गया तो क्या सिम्टम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो है बाद की अवस्था में देरी कर दी उन्होंने। पहली अवस्था में एक्साइटमेंट, दूसरी और हल्का सा अगर ज़्यादा हुआ तो पशु का बैठ जाना स्टर्नम पे, और थोड़ी ज़्यादा कमी आ गई तो लेटरल रिकम्बेंस, एक साइड में लेट जाना। यदि पशु को इलाज नहीं मिलता तो पशु इस थर्ड अवस्था में आ जाता है। अब ये थर्ड अवस्था है इसकी, देख लो, अर्थात पशु स्टर्नम पर बैठने के बजाय एक तरफ लेट जाता है। पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है, पशु लंबा व गहरा तथा आवाज़ के साथ श्वास लेता है। गड़ गड़ की आवाज़ आती है, कह देते हैं भाई अब तो पशु गया हो तो भाई अब घोड़ को बाजन ला गयो, कौन ही बच्चा है। समझ में आ रहा है ना, गाँव में ये बात मिलेगी, अब तो घोड़ को बाज गयो, जल्दी करो डॉक्टर जी ने बुलाओ, नहीं तो वह तो गाय या भैंस जाएगी। पशु खड़ा नहीं हो पाता, एकदम ढाल बेहोशी की हालत में जाता है। गर्दन इधर उधर बेहोशी की हालत में जोर जोर से पटकता है, यस, और आप रहा जाता है। यदि इलाज नहीं मिलता तो 12 से 24 घंटे में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। निदान में, डायग्नोज में, लक्षणों द्वारा जैसे ब्याने के तुरंत बाद लेटरल किंक, लेटरल यानी कि स्टर्नल रिकम्बेंसी और लेटरल रिकम्बेंसी। उपचार में जहाँ तक हो, पशु केवल कैल्शियम के बजाय ऐसा आईवी देवें जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस तीनों ही हों। ये जो माइफेक्स है, ये इस नाम से मार्केट में मिलती है, सीमैक्स और माइफेक्स के नाम से। इनमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम तीन होते हैं, उचित सही मात्रा में मिले हुए। तो आईवी किसी भी द्रव्य को देने से पहले उसे हल्का गर्म करने तथा धीमी गति से चढ़ावें। बॉडी टेम्परेचर पे इसको वार्म करना जरूरी है पहले बोतल को। तो आप बाल्टी में थोड़ा गर्म पानी लेवें, उबलता हुआ नहीं। अगर कांच की बोतल उसमें डाल दी तो वैसे ही फूट जाएगी। और उससे पहले भी एक ध्यान रखें, उसके जो रबर कॉर्क लगा हुआ है उसमें 1-2 बार निडल जो है वो लगा दें, या एक निडल को लगा दें उसके अंदर, और जब बोतल को उसमें पानी में रखें तो वो उतना मुंह उसका बाहर रहे ताकि पानी नहीं उसमें जाए। तो क्या अगर कहीं गर्म होने के बाद में उसमें कुछ वाष्प या भाप बने तो वो बाहर निकल जाए उस निडल के रास्ते से, अदरवाइज वो फूट जाएगी। इंजेक्शन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 25%। अब इनमें से एक देना है, सारे मत दे देना। आपने माइफेक्स लगा दिया, दैट्स ऑल। तो ये माइफेक्स लगाते समय आप उसको 200 से 250 ml तो आईवी दे दें, और 450 ml की, बाकी 200 ml जो है वो उसको सब कट दे दें। सारी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और कई बार सारी चढ़ानी पड़ती है। अगर मान लो थर्ड स्टेज में आप पहुंचते हो तो उसको धीरे धीरे स्लो पूरी की पूरी बोतल लगानी पड़ती है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 250 से 300 ml आईवी। कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्यूशन माइफेक्स में कैल्शियम सॉल्यूशन आदि डोज 250 से 300 ml आईवी, पूरी बोतल भी लग जाती है। फिर उसको ये लगाने के बाद में मिनरल मिक्सचर दें और बता के आएँ कि ये 50 ग्राम रोज़ उसको खिलाएं। ब्याने से पहले विटामिन D3 की खुराक की डोज 10 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट एक सप्ताह ब्याने से पहले ये ज़रूर लगा दें। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विटामिन डी जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
एंटी हिस्टामिनिक एविल CPM आदि लगाएं, CPM क्लोरफेनरामिन मैलिएट। डोज जो है इसमें आप एविल, ये क्या लिख दिया, 10 ग्राम, 10 ml है ये, इसको ग्राम नहीं, 10 ml इंट्रामस्कुलर दें। 10 ग्राम एविल कहाँ से आ गई, इसको 10 ml करें। और उसके बाद में यदि पशु बार बार पुनः लक्षण दिखाए तो कैल्शियम IV के साथ 200 ml सबकट भी लगावें। और यदि कीटोसिस के लक्षण साथ में दिखें तो 25% डेक्सट्रोज 500 से 1000 ml IV अवश्य लगाएं। ये कीटोसिस आगे हम मैं समझाऊंगा आपको क्या है। और ये बार बार अगर ऐसा होता है तो उसको ये जो कीटोसिस में ये बार बार होगा ही, इसका मतलब कैल्शियम की कमी नहीं, उसको कीटोसिस था, ग्लूकोज की कमी थी। तो आगे हम इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसकी जो है चर्चा हम इस कीटोसिस में नेक्स्ट जो है हमारे डिजीज़ में करेंगे। तो आज के लिए एक ही डिजीज़ जो है लेंथी है, तो इसी को आप याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। थैंक यू वेरी मच।